नमस्कार, मैं पूजा भारती है। हम पढ़ रहे हैं समायोजनाएं अर्थात एडजस्टमेंट्स में एक एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या डाउटफुल डेब्ट्स, या इसे हम हिंदी में कहते हैं अशुद्ध ऋण हेतु संचिति। ये जो अशुद्ध ऋण हेतु संचिति है ये क्या है, इससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अशुद्ध ऋण क्या है। और अशुद्ध ऋण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमने क्या पढ़ा है कि अगर व्यापारी का किसी के ऊपर कुछ उधार होता है ना, हमने कोई उधार बिक्री कर दी तो वो हमारा किसी व्यक्ति के ऊपर उधार है, वो व्यक्ति हमको वापस करेगा, है ना। लेकिन वो वापस ही नहीं कर रहा है, हमको हमारा धन वापस ही नहीं मिला। हमने किसी को धन दे रखा है या किसी के ऊपर हमारा उधार चढ़ा हुआ है, लेकिन वो हमको वापस ही नहीं कर रहा है और अब वापस करेगा भी नहीं। हमें पता चल गया हम वापस करेगा ही नहीं। तो ऐसा धन जो हमें वापस नहीं मिलना है, हमने उधार दिया था लेकिन हमें वापस नहीं मिलना है, वो होता है हमारा अशुद्ध ऋण या फिर डूबंत ऋण या फिर बैड डेब्ट्स। अब बैड डेब्ट्स के लिए हमने क्या प्रावधान करा था, क्या हमने इसका समायोजन करा था कि हमने इसको देनदारों में से घटा दिया था। भाई वो व्यक्ति हमारा देनदारी तो है जो हमको भुगतान करेगा। हमारा जिसके ऊपर ऋण आ रहा है, जिसके ऊपर हमारा लोन चढ़ा हुआ है, वो व्यक्ति हमारा क्या है, देनदार है, क्योंकि उसे भविष्य में हमको भुगतान देना है ना। तो हमारे देनदारों में से हमने उस अमाउंट को कम कर दिया था, उन देनदारों को कम कर दिया था जिनका कि भुगतान हमको अब मिलना नहीं है। बैड डेब्ट्स हमने उसमें से घटा दिए थे, है ना। और फिर वो बैड डेब्ट्स हमने ट्रांसफर कर दिए थे अपने P&L यानी कि लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में, है ना। यही तो किया था हमने, लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में हमने इसको अपलिखित कर दिया था। अब बाकी की जो देनदार हैं, हम उनकी भी 100% गारंटी नहीं ले सकते कि वो हमको भुगतान करेंगे ही करेंगे। भाई वो देनदार तो हमने घटा दिए जिनके बारे में हमको पता है कि हमको भुगतान नहीं करेंगे, लेकिन जो बाकी के देनदार हैं उसमें भी तो कुछ डाउटफुल देनदार रहते हैं, पता नहीं भुगतान करेंगे या नहीं करेंगे। अभी तो अवधि आई नहीं है उनकी भुगतान करने की। अवधि समाप्त होने के बाद ही हमको भुगतान करेंगे या नहीं करेंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये हमको नहीं पता होता है। तो उस समय क्या होता है, अगर हमको भुगतान नहीं मिलेगा तो ये ज़्यादा लॉस हो जाएगा व्यापार का। तो उस लॉस से थोड़ा कम लॉस रहे, उस लॉस को बचाने के लिए व्यापारी क्या करते हैं ना, अपने लाभ में से थोड़ा सा हिस्सा उस लॉस को बचाने के लिए अलग से निकाल कर रखते हैं उस उधार के लिए, जो कि उनको लगता है कि शायद भविष्य में हमको प्राप्त नहीं होगा। उसको हम कहते हैं अशुद्ध ऋण हेतु संचिति या फिर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखो, अशुद्ध ऋण क्या होता है, अशुद्ध ऋण संचिति क्या होता है, ये हमने समझ लिया है। ठीक है, अशुद्ध ऋण संचिति के बारे में मैंने जो लिखा है, संभावित हानि के लिए कोष, जो हमने भी समझा कि संभावित हानि ही तो है, हो सकता है वो हानि हो। अब ऋण हमें वापस मिल जाएगा तो हानि नहीं होगी। तो भविष्य में अगर कोई हानि संभावित है तो उसके लिए हम जो रुपए निकाल के रख रहे हैं वो है ये। ठीक है, वही वाला कोष यानी कि फंड है। लाभ की धनराशि का प्रयोग, इसमें हम अपने लाभ की धनराशि का प्रयोग करते हैं। जो भी हमें इस वर्ष लाभ होता है उसको हम अगले वर्ष के लिए सुरक्षित रखते हैं इस कोष के अंदर, ताकि अगले वर्ष अगर हमको कोई हानि हो जाती है तो उसकी भरपाई हम इस वाले कोष से कर देंगे। तो क्या होगा, हमारी हानि जो होगी वो कम होगी उस समय पर, है ना। और वो जो हानि होगी वो क्योंकि इस वाली अवधि से संबंधित है, हमने इस वाली अवधि में ऋण दिया है ना, जो हमको वापस नहीं मिल रहा है अगले साल, तो उसमें अगले साल का तो लॉस नहीं है, लॉस तो हमें इस साल हो रहा है, तो इसी साल का लॉस दिखता रहेगा उसमें। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। देखो, कारण में मैंने लिखा है हानि का प्रभाव संबंधित अवधि पर ही पड़े। इससे जो भी हमारी हानि होती है उसका प्रभाव संबंधित अवधि यानी कि इस अवधि में हमने अगर किसी को ऋण दिया है तो वो जो हमारी हानि है वो भी इसी अवधि में ही रहेगी, क्योंकि हमने अभी अपने लाभ में से निकाल के थोड़ा सा कोष रख दिया है ना, थोड़ा सा फंड हमने निकाल के रख दिया है उस हानि के लिए जो संभावित है भविष्य में। अगर वो नहीं होती है तो हमें उस वर्ष की वो लाभ के रूप में मिल जाएगा, लेकिन इस वर्ष की हानि के रूप में रहेगा, क्योंकि अभी तो हमको वो नहीं मिला है ना। तो वो जो हानि है वो उसी अवधि की रहेगी जिसकी वो है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कारण चिट्ठे में देनदार की वास्तविक राशि। अब क्योंकि वो देनदार संदिग्ध हैं तो पता नहीं वो देंगे या नहीं देंगे, लेकिन जो देनदार हमारे संदिग्ध नहीं है वो तो हमको देंगे ही देंगे। तो एक वास्तविक, एक तरह से कह सकते हैं वास्तविक हम देनदार जो हैं वो अपने लिख कर रखते हैं अपने चिट्ठे में इस तरीके से। ठीक है, अब इसकी विधियां हैं, दो तरीके से हम इस संचिति का निर्धारण करते हैं, कितने रुपए हमको रखना है, कितना फंड हमको रखना है।
इसके दो तरीके हैं। इसकी एक विधि है विश्लेषण विधि या फिर एनालिसिस मेथड, प्रत्येक वर्ष के देनदारों का अध्ययन करके। देखो जो भी हमारे देनदार हैं वो हमारे पहले भी देनदार रहे होंगे, हो सकता है पहले भी हमने उनको उधार दिया हो, है ना। हम व्यापार में बहुत सारे लेन देन ऐसे होते हैं जो उधार करने पड़ते हैं, कभी हम देनदार होते हैं किसी के, तो कभी कोई हमारा देनदार होता है, ठीक है। बिना उधार के पूरी तरह से सोचो व्यापार चल जाएगा, हमें एक बार भी उधार ना लेना पड़े ना देना पड़े, तो ऐसा नहीं होता है। कई बार बहुत सारे लेन देन उधार करने पड़ते हैं। तो बहुत सारे हमारे ऐसे देनदार होते हैं जो हमारे पहले भी देनदार रहे होते हैं, टाइम पर उन्हें चुकाया होता है। लेकिन कुछ देनदार ऐसे भी होते हैं जिन्होंने टाइम पे हमें नहीं चुकाया होता है कोई भी ऋण। कुछ देनदार चुका ही नहीं पाते हैं, तो हम फिर भैया दोबारा से तो उनको ऋण देंगे नहीं, है ना। लेकिन जो देनदार हमारे ऐसे होते हैं जो शायद चुकाएं शायद ना चुकाएं, ऐसी वाली स्थिति में होते हैं, उनका तो हम परीक्षण कर ही सकते हैं, ठीक है। तो हम अपने पिछले सारे जितने भी हमारे सारे देनदार चलते आ रहे हैं सबको अध्ययन करते हैं, उनका देखते हैं कि कौन सा देनदार ऐसा है जो टाइम पर हमें भुगतान कर देता है और कौन सा ऐसा है जो टाइम पर भुगतान नहीं करता है और शायद ही भुगतान करे या ना करे इस चिंता में हम रहते हैं। तो वो हमारे डाउटफुल डेटर्स होते हैं, ठीक है। तो उनको हम उनके सारे जितने भी हमने पिछले वर्षों में उनको देखा है, जाना है, परखा है, उसके अकॉर्डिंग हम निर्धारित करते हैं कि ये देनदार जो है ये हमारे ऋण का भुगतान शायद ना कर पाए, इसके लिए हमको संचिति बना के रखनी है। तो जितनी भी वो अमाउंट आती है वो हम अपने लाभ में से निकाल के रख लेते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा तरीका है प्रतिशत विधि या फिर परसेंटेज मेथड। अब ये जो है ये भी पिछले ही अनुभवों पर आधारित होता है। पहले हमारे ऐसे बहुत से देनदार रहे होंगे जिन्होंने टाइम पर हमें भुगतान नहीं किया होगा, तो हमें उस साल लॉस उठाना पड़ा होगा। हो सकता है बाद में भुगतान कर दिया हो, या हो सकता है भुगतान ना कर पाए हों, भाई उनको भी कभी कभी हमें लोन देना पड़ता है। तो ऐसे जो भी लॉसेस हमारे हुए हैं उनको काउंट कर लेंगे कि लगभग कितना प्रतिशत हम निकालें ऐसे लॉस को पूरा करने के लिए, ऐसे लॉस की भरपाई के लिए। तो ये हमारा परसेंटेज मेथड हो जाता है, ठीक है। ये दो विधियां हैं जिससे हम निर्धारित करते हैं कि हमें अशुद्ध ऋण के लिए कितना आयोजन करना है, कितनी संचिति करनी है, ठीक है। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज की। तो जब हम अशुद्ध ऋण के लिए संचिति करते हैं तो हम क्या प्रविष्टि करते हैं, साथ में ही अगले वर्ष जब हमारा ये अशुद्ध ऋण हो ही जाता है, ये तो दशाएं होंगी कुछ कि वही जो हमने संचिति करी है वाकई में वो हमको अगर नहीं मिलता है तो वो हमारा अशुद्ध ऋण हो जाएगा, बैड डेट्स हो जाएगा। वो हमको वापस मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, वो हमें वापस नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे। ये कुछ दशाएं हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ। अभी दशाएं कौन कौन सी हैं ये समझ लेते हैं। दशा यानी कि हमें कैसे में कौन कौन सी प्रविष्टि करनी है, कौन सी एंट्री करनी है। तो संचिति करने के लिए मतलब जब हम ये प्रोविजन निकाल रहे हैं उस समय पर क्या इसकी जनरल एंट्री करते हैं, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल और बैड डेब्ट्स, ठीक है। ये हमारी प्रविष्टि तब होती है जब हम इस राशि को निकाल कर रखते हैं भविष्य के लिए। अब भविष्य में आ जाते हैं, अगर वाकई में हमको लॉस हो जाता है तो क्या करते हैं, तो वो हमारे अशुद्ध ऋण है। पहले हमने अशुद्ध ऋण की एक एंट्री पढ़ चुके हैं, वही वाली एंट्री यहाँ पर हम कर लेते हैं, ठीक है। तो अगले वर्ष में बैड डेट्स होने पर पूर्ववत प्रविष्टि हमारी वही है। क्या है हमारी बैड डेट्स, अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेब्टर्स या फिर डेब्टर्स, है ना। ये हमारी प्रविष्टि थी, यही हमारी रहेगी जब हमारा बैड डेट्स हो जाते हैं अगले वर्ष, यानी कि हमारा नुकसान हो जाता है तब, ठीक है। लेकिन अब ये जो नुकसान हुआ है उसके लिए हमने संचिति कर रखी है, हमने पहले से संचिति कर रखी है ना। अब ये जो नुकसान है इसकी भरपाई हम कर सकते हैं, तो इसकी भरपाई के लिए हम क्या करते हैं, अशुद्ध ऋण की ये वाली जो राशि होती है इसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं इस अशुद्ध ऋण के प्रोविजन में। अगर हमने ये संचिति कर रखी है तो हम ट्रांसफर करेंगे इसमें, नहीं तो हम सीधे ही लाभानी खाते में ट्रांसफर कर देंगे। देखो लाभानी में तो उसको हमें ट्रांसफर करना ही है, उसके ऋणी पक्ष में हमको लिखना है ना। तो हम ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के रूप में लिखेंगे जब हम इसमें से यहाँ पे पहले एप्लीकेट कर देंगे तो। लेकिन अगर हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स नहीं रखे हैं तो हम सीधे ही लाभानी खाते में, जैसे हमने पहले ही पढ़ रखा है कि हम एक बार तो घटा देते हैं देनदारों में से और दूसरी बार हम इसको लाभानी खाते में हस्तांतरित कर देते हैं, इसके ऋणी पक्ष में लिख देते हैं, है ना। तो उसकी क्या प्रविष्टि रहेगी, P&L अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट, है ना, यही तो रहेगी। तो डायरेक्ट हम वही एंट्री कर देंगे अगर हमने कोई प्रोविजन नहीं करा है तो। अगर हमने प्रोविजन करा हुआ है, सपोज हमने 10,000 का प्रोविजन करा है और 8,000 हमारे बैड डेट्स हो जाते हैं, तो
वो जो 8,000 हैं उनको हम ट्रांसफर कर देंगे उन आयोजनों में, उन प्रोविजंस में, ताकि वो जो हमने पहले से धनराशि निकाल के रखी हो वो वहां पे काम आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाली एंट्री करते हैं, प्रोविजन फॉर बैड और डाउटफुल डेब्ट्स टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। ठीक है, ये उस वाली धनराशि से जो कि हमारे इस वर्ष बैड डेब्ट्स हुए होंगे और इसके लिए हमने पहले से प्रोविजन कर रखा है। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा ये। इसके बाद देखो पुनः आगामी वर्ष हेतु आयोजन। अब ये वाली बात हो गई हमारी, इस साल जो भी हमें लॉस हुआ हमने उसकी बात कर ली। अब हम फिर से प्रोविजन करेंगे अगले साल के लिए। तो अब जब हम दोबारा से प्रोविजन करते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, तो हम ये चेक कर लेते हैं पहले कि हमारा जो पिछला हमने कर रखा था प्रोविजन, उसमें कोई बैलेंस तो नहीं है। अगर वो बैलेंस है तो पहले हम उसको घटा लेंगे उस राशि में से जो हम इस साल प्रोविजन करेंगे। सपोज 10,000 हमने पिछले साल किया था, हम सोच रहे हैं हम इस साल भी 10,000 प्रोविजन करें। हमने 10,000 की राशि निकाल ली अपने लाभ में से। ठीक है, लेकिन हमारे पिछले साल के जो 10,000 का हमने प्रोविजन कर रखा था, हमारा लॉस तो सिर्फ 8,000 का ही रहा ना। तो बाकी की जो 2,000 की धनराशि थी वो तो हमारे पास शेष है, वो हमें मिल गई ना हमारे डेब्टर्स से, वो हमारा लॉस नहीं हुआ। तो वो 2,000 हमारा जो एक्स्ट्रा है वो हम इस 10,000 में से लेस कर देंगे। तो हमारे कितने बचे, 8,000। वो 2,000 भी रखेंगे हम, और हमारे लाभ में से जो वो 10,000 जो जा रहे थे हमारे लाभ में से, अब 10,000 की जगह हमारे लाभ में से कितना जाएगा, 8,000, क्योंकि बाकी के जो 2,000 हैं वो हमारे पिछले प्रोविजन के काम आ जाएंगे। ठीक है, हमारा लास्ट ईयर का प्रोविजन जो था, लास्ट हमारा जो प्रोविजन है वो कितने का है, 10,000 का है। ठीक है, लेकिन हमारे जो बैड डेब्ट्स हुए वो कितने हुए, हमारे बैड डेब्ट्स हुए 8,000 के। तो हमारा कितना बैलेंस बचा, 2,000। ये हमारा आयोजन, हमारा प्रोविजन पिछले साल का है, हमारा रिजर्व हमारा पिछले साल का है ये। ठीक है, अब इस साल हमको फिर 10,000 का रिजर्व रखना है, हमें इतना प्रोविजन करना है इस साल भी। तो हमने हमारा जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें से ये 10,000 निकाल लिए। ठीक है, अब हमने देखा पिछले साल के तो हमारे पास ये 2,000 बचे हुए ही हैं, तो हम अपने प्रॉफिट में से पूरे 10,000 क्यों रखें। हम अपने प्रॉफिट में से केवल इसको लेस करने के बाद जो बचती है अमाउंट वो ना रखें। तो हम 2,000 तो वो पिछले शेष के ही यूज़ कर लेंगे, बाकी अपने प्रॉफिट में से केवल 8,000 देंगे। ठीक है, ये है इसका मतलब। ठीक है, तो हम पहले ये चेक कर लेंगे, उसके बाद उसमें से निकालेंगे। और इसकी जो एंट्री है वो यही वाली रहेगी हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, ये इसमें चले जाते हैं। ठीक, अब इसमें देखो, अगर अशुद्ध ऋण उसकी संचिति से अधिक हो, तो अब हमने संचिति तो कर रखी है 10,000 की, लेकिन जो हमारा अशुद्ध ऋण यानी कि बैड डेब्ट्स हैं वो हो रहे हैं 12,000 के। देखो ये कंडीशन है इसकी भी, जैसे हमने जो प्रोविजन कर रखा है उसके बाद भी कुछ कंडीशंस आ जाती हैं कि हमने जो प्रोविजन कर रखा है उतना ही बैड डेब्ट्स हो रहा है, तो कोई बात ही नहीं है, फिर हम पूरा दोबारा से निकाल के रख देंगे बैड डेब्ट्स के लिए जो भी प्रोविजन करना है अपने प्रॉफिट में से, है ना। कम हो रहा है तो क्या करेंगे, जो भी हमें प्रोविजन करना है जितना, उतनी अमाउंट में से वो जो अमाउंट है पिछले साल की शेष उसको निकाल देंगे, बाकी जो बचेगी वो अपने प्रॉफिट में से दे देंगे। ठीक है, अब लेकिन दूसरी कंडीशन ये आ जाती है कि हमारा जो अशुद्ध ऋण यानी कि बैड डेब्ट्स है वो हमारी संचिति से अधिक हो रहा है। हमने 10,000 का प्रोविजन निकाल के रखा हुआ था, हमारे जितने भी डेप्टर्स थे हमने सोचा था 10,000 के देनदार ऐसे होंगे जो कि हमारा भुगतान नहीं करेंगे, बाकी के देनदार करेंगे। लेकिन बाकियों के भी देनदारों में से कुछ ऐसे देनदार निकले जिन्होंने हमारा भुगतान नहीं किया, तो हमें लॉस हो गया 12,000 का, जबकि हमने कितने लॉस सोचा था, 10,000 का। हमने अपने प्रॉफिट में से पिछले साल सिर्फ 10,000 रुपये निकाल के रखे थे, लेकिन हमको लॉस हो गया 12,000, इनकी 2,000 एक्स्ट्रा का, है ना। तो ये वही वाली चीज़ है। इसमें हम क्या करते हैं, तो ये जो 2,000 की एक्स्ट्रा राशि है उसको फिर हम बैड डेब्ट्स में डाल देते हैं डायरेक्ट। हम फिर इसमें ट्रांसफर नहीं करेंगे, जैसे हम यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं ना, ये अशुद्ध ऋण की राशि को हम अपने प्रोविजन में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ट्रांसफर नहीं करेंगे, डायरेक्ट P&L में हम ट्रांसफर कर देंगे जैसे नॉर्मली करते हैं, है ना। P&L अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। ठीक है, और देनदारों में से तो हम घटाएंगे ही घटाएंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या है, यदि अशुद्ध ऋण उसकी संचिति से कम हो और आगामी वर्ष की संचिति से अधिक इसका शेष हो, मतलब हमारा जो शेष है, जैसे हमने 10,000 का हमने प्रोविजन किया था, हमने पिछले साल 10,000 का प्रोविजन किया था, लेकिन जो हमारे बैड डेब्ट्स हुए वो हमारे सिर्फ 1,000 के हुए। ठीक है, अब हमारा बैलेंस कितना बच रहा है, 9,000 का।
ठीक, इसको मैं हटा के दोबारा से लिख के दिखाती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। देखो, हमने अपना जो प्रोविज़न कर रखा था वो था हमारा 10,000 का लास्ट ईयर का। ठीक, हमारा लॉस जो हुआ है देनदारों के द्वारा भुगतान ना करने पर वो कितना हुआ है, वो हमारे बैड डेब्ट्स रहे हैं सिर्फ 1,000 के। हमने सोचा था 10,000 के देनदार ऐसे रहेंगे जो कि हमारा भुगतान नहीं करेंगे, लेकिन उनमें सिर्फ 1,000 के ही देनदार ऐसे रहे जिन्होंने हमारा भुगतान नहीं किया। बाकी उन्हें जितने भी देनदार थे हमारा भुगतान हमको कर दिया। ठीक है, तो हमारा शेष यानी कि बैलेंस कितना बचता है, 9,000। हमने इस साल सोचा है कि हम 8,000 का ही केवल प्रोविजन करेंगे। ठीक है, इस साल क्या सोचा है, करंट ईयर में, ये हमारा प्रीवियस ईयर है ना, हमने करंट में क्या सोचा है, हम केवल 8,000 का प्रोविजन करेंगे। भाई 1,000 का ही तो लॉस हुआ था हमारा पिछले साल। हम पिछले सालों की सारी गणना के अकॉर्डिंग ही तो हम इस साल डिसाइड करते हैं कि हमको कितना अशुद्ध ऋण के लिए संचित करके रखना है। तो हमने इस साल सोचा है कि हम सिर्फ 8,000 रुपये रखेंगे। अब जब हमने सोचा है 8,000 रखेंगे, लेकिन हमारा जो बैलेंस बच रहा है वो लास्ट ईयर का कितना बच रहा है, 9,000 रुपये बच रहा है। हमने कहा था कि हमारा जो बैलेंस होता है उसको हम लेस करके जो भी अमाउंट आ रही होती है वो अमाउंट हम अपने प्रॉफिट में से निकाल के रखते हैं। तो लेकिन यहाँ पे तो हमारी अमाउंट ही ज़्यादा आ रही है बैलेंस की, तो यानी कि हमें अपने प्रॉफिट में से तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा ये जो अमाउंट है ये हमारे प्रॉफिट में ऐड ज़रूर हो जाएगी। हमने अपने प्रॉफिट में से तो निकाली थी, तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ रही है, कितनी आ रही है, 1,000 रुपये की जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ रही है, जो कि हमारे लास्ट ईयर के प्रोविजन में से बच गई है। और क्योंकि इस साल का प्रोविजन जो है वो हमको कम रखना है, 8,000 का रखना है, और हमारी अमाउंट कितनी बच रही है उस हिसाब से 1,000 रुपये। तो हम इस 9,000 में से जो बचे हैं उनमें से 8,000 का तो प्रोविजन कर देंगे, और जो 1,000 रुपये हैं इसको हम अपने प्रॉफिट में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो फिर इसके लिए क्या एंट्री हो जाएगी, तो जो एंट्री हम कर रहे थे ना ये उसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी। ठीक है, क्या अब इसकी क्या एंट्री हो जाएगी, अब हमें इसको P&L के बाई यानी कि क्रेडिट में लिखना है, ऐड करना है अपने प्रॉफिट में, है ना। तो हम इसको लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू P&L अकाउंट। ठीक है, तो इसकी प्रविष्टि हो जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेबिट टू P&L अकाउंट या लाभ हानि खाता। मुझे लगता है ये भी क्लियर हुआ होगा। वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, अगर समझ में नहीं आया तो, क्योंकि मैंने काफ़ी क्लियरली बताया है। कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो मुझे लगता है समझ में आई होंगी। अभी इसमें एक चीज़ और रह गई है, अगर हमारे अशुद्ध ऋणों की हमको वसूली हो जाती है, हमको वो प्राप्त हो जाते हैं, तो उस स्थिति में क्या करना है। तो मैं इसको हटा देती हूँ, फिर उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अशुद्ध ऋण की वसूली क्या है, देखो अशुद्ध ऋण क्या है, जो हमें नहीं मिलने हैं, हमको पक्का पता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी एक एंट्री तो करते हैं। क्या एंट्री करते हैं, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेब्टर्स या सन्डी डेब्टर्स अकाउंट की। तो हमारी प्रविष्टि होती है, इसे हिंदी में हम बोलेंगे अशुद्ध ऋण खाता ऋणी देनदार के खाते से, देनदारों के खाते का, है ना। यही तो हमारी प्रविष्टि बनेगी। अब ये प्रविष्टि करके हम क्या करते हैं, इस खाते को बंद कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने अकाउंट बनाया, उसमें हमने देनदारों को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। बैड डेब्ट्स के अकाउंट में हमने देनदारों को डेबिट कर दिया और अकाउंट कर दिया क्लोज्ड। अब जब हमने अकाउंट क्लोज कर दिया, उसके बाद देनदार आ रहा है हमारे पास, कह रहा है लो भाई आपकी राशि आपको वापस कर रहा हूँ मैं। तो ये जो भुगतान हमको मिल रहा है, कब मिल रहा है, जब हमने खाते बंद कर दिए। खाते बंद करने के बाद जब हमें भुगतान मिलता है तो हम उस खाते में उस प्रविष्टि को नहीं करते हैं। ठीक है, फिर हम नया खाता खोलते हैं। हम नया खाता खोलेंगे रिकवरी का। ठीक है, उसमें हम उसकी एंट्री करेंगे। तो वो कैसे करना है, क्या है, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। देखो, खाता बंद हो जाने के पश्चात हमको ये भुगतान मिलता है, तो वर्ष के अंत में P&L में हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि लाभ हानि खाते में इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। किसको, जो ये रिकवरी अकाउंट में हमारा जो भी बैलेंस आएगा उसको। ठीक है, देनदार के खाते में लेखन इसका हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अकाउंट क्लोज कर दिए। किसी भी तरीके से हम ये जो प्राप्त राशि आ रही है हम देनदार के खाते में नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने भैया उसका खाता कर दिया है क्लोज। जब हमने उसका खाता बंद कर दिया, अब वो हमको भुगतान करने आ रहा है, तो हम उसके खाते में इस राशि को नहीं डालेंगे। हम नया खाता खोल रहे हैं रिकवरी अकाउंट का, उसमें हम उस राशि को लिखेंगे। ठीक है, इसकी एंट्री क्या रहेगी, कैश या बैंक, जिस भी तरीके से हमको भुगतान मिला है, कैश में मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक के थ्रू मिला है यानी कि चेक वगैरह हमको दिया गया है तो बैंक अकाउंट।
ठीक है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट। हमने नया अकाउंट खोला है, बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट। ठीक है, हम रिटर्न ऑफ कर देंगे, इससे अप्लीकेट कर देंगे। फिर उसके बाद साल के अंत में हम P&L में ट्रांसफर करेंगे। तो क्या इसकी एंट्री करेंगे, बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। अब ये जो एंट्री है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो P&L में हम इस रिकवरी अकाउंट को हम कहाँ लिखेंगे, उसके बाई यानी कि उसके क्रेडिट साइड में, है ना। बाई किस साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में तो लिखते हैं, टू लिखते हैं हम डेबिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में हम बाई रिकवरी अकाउंट, बाई बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट लिखकर इसकी धनराशि जो भी हमें प्राप्त हो गई होगी भुगतान में, वो लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको वसूल करते हैं। तो मुझे लगता है कि अशुद्ध ऋण हेतु संचिति पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर पूंजी पर ब्याज के बारे में। तो पूंजी पर ब्याज को समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि पूंजी क्या होती है ना। पूंजी क्या होती है, ये व्यापार की दृष्टि से अगर देखें, व्यापार की ओर से अगर हम देखें तो व्यापार के लिए क्या है, व्यापार के लिए ऋण है जिसका कि व्यापार को भुगतान करना है। व्यापार को किसे भुगतान करना है, व्यापारी को। व्यापारी ने व्यापार को एक ऋण दे रखा है जो कि व्यापारी को व्यापार भुगतान करेगा, है ना। यही तो है। देखो, व्यापारी ने जब कोई व्यापार शुरू किया तो उसने क्या किया, व्यापार में एक निश्चित धनराशि रखी ताकि व्यापार में जब भी कोई ज़रूरत पड़े, उसके बिजनेस में उसे जब भी कोई ज़रूरत पड़े तो वो उस धनराशि में से निकाल कर बिजनेस में लगा सके। तो ये जो निश्चित धनराशि, निश्चित रुपए व्यापारी ने निकाल के रखे हैं, ये किसके लिए रखे हैं, व्यापार यानी कि बिजनेस के लिए। तो जब भी व्यापार बंद होगा तो बिजनेस क्या करेगा, वो धनराशि उठा के वापस करेगा उस व्यापारी को। तो बिजनेस के लिए क्या है, ये एक लोन है। हमने इसकी अवधारणा में पढ़ा था ना, ये पृथक अस्तित्व की अवधारणा। दोनों के अस्तित्व पृथक होते हैं, व्यापार एक अलग अस्तित्व है और व्यापारी एक अलग अस्तित्व है ना। हम जितने भी लेखे करते हैं ये व्यापार की ओर से करते हैं, और व्यापार की ओर से हम देखें तो पूंजी क्या है, व्यापार के लिए दायित्व है जिसका कि उसे भुगतान करना है। ठीक है, अब ये रुपए व्यापारी ने व्यापार को दिए हैं। अगर व्यापार को ना देके उसने कहीं और इन्वेस्ट किए होते, कहीं और इसका विनिमय किया होता तो क्या होता, बैंक में डाल दिए होते। सपोज ये रुपए अगर व्यापारी ने व्यापार में ना डालकर बैंक में डाले होते तो बैंक वाले क्या करते, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देते। हमने बचत खाता खोला, उसमें रुपए डाले तो क्या होगा, हमको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। तो कहीं और भी इन्वेस्ट करता तो क्या होता, उस राशि के ऊपर, उस धनराशि पर, उस रुपए पर उस व्यापारी को इंटरेस्ट मिलता। तो अगर उसने अपने व्यापार में इन्वेस्ट कर दिया है पूंजी के रूप में तो उसके ऊपर भी तो उसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ये सोचकर व्यापारी इसके ऊपर इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, तो व्यापार की नज़र से हम देखें तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पूंजी पर ब्याज है, ये व्यापारी के लिए तो लाभ हो जाता है, लेकिन व्यापार के लिए क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंसेस, आगम व्यय है ये। ठीक है, लेकिन व्यापारी के लिए लाभ हो जाता है क्योंकि ये व्यापारी को मिलता है, भाई व्यापारी को तो मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या समायोजन करते हैं, अगर ये समायोजन में दे रखा है तो हम इसको कैपिटल यानी कि पूंजी में जोड़ कर दिखाते हैं तो हमारा दायित्व बढ़ेगा, है ना। मतलब व्यापार की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, एक तो हम क्या करते हैं, चिट्ठे में इसको दिखाते हैं, चिट्ठे में हम इसको पूंजी में जोड़कर दिखाते हैं, पूंजी में जोड़कर दिखाते हैं। ठीक है, अब कोई भी एडजस्टमेंट होगी तो दो जगह हम उसको लिख रहे हैं, है ना। तो दूसरी जगह क्या होता है, हम इसको लाभ हानि खाते में दिखाते हैं। अब देखो, लाभ हानि खाते में कहाँ दिखाएंगे, मैंने आपको बताया है ऋणी पक्ष में सारे हम अपने एक्सपेंसेस को लिखते हैं, अपने लॉसेस को लिखते हैं, है ना। और जो हमारा क्रेडिट साइड होता है उसमें सारे अपने इनकम लिखते हैं, सारे प्रॉफिट्स लिखते हैं। अब ये हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, व्यापार की दृष्टि से हमको देखना है। देखो, जो भी हम लेके करते हैं वो सारे बिजनेस की साइड से करते हैं, तो बिजनेस के लिए ये लॉस हो रहा है या फिर उसका प्रॉफिट हो रहा है, ये लॉस हो रहा है, हमें साफ साफ पता चल रहा है। कैपिटल को हमको भुगतान करना है, उसके ऊपर इंटरेस्ट लग गया, यानी कि इंटरेस्ट भी हमको भुगतान करना है। तो ये क्या है, ये लॉस है। लॉस किस साइड में आएगा, डेबिट साइड में, यानी कि ऋणी पक्ष में। तो लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में लिख देते हैं इसको। ठीक है, ऋणी में यानी कि डेबिट साइड में। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम दो जगह लिखते हैं, चिट्ठे में यानी कि आर्थिक चिट्ठे में, पूंजी में हम इसे जोड़कर दिखाएंगे और साथ में हम इसको फिर ट्रांसफर कर देंगे लाभ हानि खाते में। कहाँ,
ऋणी पक्ष में, ठीक है, क्योंकि ये व्यापार की दृष्टि से क्या है, हमारा लॉस है। तो इसके लिए इसकी एंट्रीज क्या बनेंगी वो लिख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको P&L में ट्रांसफर करते हैं, तो हम इसकी क्या एंट्री करेंगे, तो हम इसकी एंट्री करेंगे P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। अब हम जल्दी से पढ़ लेते हैं आहरण के ऊपर ब्याज को भी। देखो पूंजी पे हम अगर ब्याज लगा रहे हैं तो आहरण पे भी तो ब्याज लगना चाहिए। आहरण भी तो व्यापार, देखो जैसे पूंजी हमने व्यापार को दे रखी है, ठीक है, तो हमने उसके ऊपर ब्याज लगाया, ऐसे ही व्यापारी कभी कभी उसमें से अपने लिए धनराशि निकाल लेता है। वो धनराशि जो उसने इन्वेस्ट कर रखी है बिजनेस के लिए वो अपने लिए निकाल लेता है, तो उसके ऊपर भी तो ब्याज देना पड़ेगा, है ना। वो वाला ब्याज कौन देगा, वो व्यापारी देगा, क्योंकि अब ये लोन किसके ऊपर है, व्यापारी के ऊपर है, ठीक है। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, जैसे ये व्यापार के लिए लॉस हो रहा है वो व्यापार के लिए लाभ हो जाता है, क्योंकि वो जो धनराशि है वो व्यापारी की पॉकेट से जाती है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, उसको लिख लेते हैं, फटाफट से कर लेते हैं। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जस्ट अपोजिट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी कि आहरण पर ब्याज। देखो जब हम पूंजी पर ब्याज लगा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने अमाउंट को बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, वो अमाउंट हम निकाल लें अगर, तो वो जो हम क्यों लगा रहे हैं ब्याज, ताकि हमको प्रॉफिट हो, लेकिन हमने अमाउंट उसमें से निकाल लिया, तो वो जो अमाउंट हमने निकाल ली उस पर ब्याज बनता है कि नहीं बनता है, क्योंकि वो तो बिजनेस के लिए है ना, हमारे निजी यूज के लिए थोड़ी ना है। तो वो अब इंटरेस्ट कौन देगा, वो इंटरेस्ट अब हमको देना है, यानी कि व्यापारी देगा। वो इंटरेस्ट किसको देगा, व्यापार को देगा। अब ये व्यापार के लिए क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया था, जो अमाउंट व्यापार में से निकाली वो कहाँ से निकाली होगी, व्यापार की पूंजी में से, तो पूंजी कम हो गई, अब हम उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो व्यापार में जो धनराशि है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो व्यापार के लिए क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। अब ये इसलिए मैंने लिखा है पे व्यापारी के लिए, तो ये व्यक्तिगत हानि है, अपनी खुद की हानि है, इसका व्यापार से कोई लेना देना नहीं है, व्यापारी की पॉकेट से जा रहा है। अब व्यापार से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होनी है, क्योंकि एंट्री किसकी होगी, जिसका संबंध व्यापार से होगा। ये व्यापारी की व्यक्तिगत हानि है, ठीक है। तो हानि से व्यापार को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी खुद की हानि है, व्यापारी की खुद की हानि है, व्यापार की हानि नहीं है। व्यापार के लिए क्या है, व्यापार के लिए ये लाभ हो रहा है, उसने लॉस उठाया ना तुम्हें आहरण देकर, मतलब व्यापारी को आहरण देके उसको लॉस मिला ना, अब उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये व्यापारी के लिए क्या हो जा रहा है, सॉरी व्यापार के लिए क्या हो जा रहा है, लाभ हो जा रहा है, ठीक है। तो व्यापार के लिए लाभ है, जबकि व्यापारी के लिए उसकी व्यक्तिगत हानि है, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या करते हैं, एक तो समायोजन की जो इसकी एंट्री करेंगे वो उसकी जस्ट अपोजिट, मैंने बताया ना कैपिटल पर इंटरेस्ट की एकदम अपोजिट है, तो इसकी एंट्री भी क्या होगी, एकदम अपोजिट हो जाएगी। इसके लिए हम लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। ये हो गई हमारी समायोजन की एंट्री। अब हम इसको जब P&L में ट्रांसफर करेंगे, दो जगह मैंने बताया ना, दो जगह हम समायोजन की एंट्री करते हैं, है ना। एक तो ये हो गई, जब हम इसको P&L में ट्रांसफर करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये तो इसकी एंट्रीज हो गई। अब इस एंट्री के बेस पर ये समझते हैं कि फाइनल अकाउंट पे हम इसको लिखेंगे कैसे। हम इसको दो जगह लिखेंगे ना, एक तो बैलेंस शीट में हमको लिखना है और एक हमको लिखना है P&L यानी कि लाभ हानि खाते में, है ना। बैलेंस शीट यानी कि आर्थिक चिट्ठे में हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे और P&L में हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया है तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। देखो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, इसको हमें ड्राइंग्स में ऐड कर देना है। ड्राइंग्स क्या है, हमने कैपिटल में से निकाले होंगे, है ना, कैपिटल में से निकाला होगा ना, तभी तो हमारी पूंजी कम हुई है। तो हम कैपिटल में से लेस करके दिखा रहे होंगे पहले से ही अपने आहरण यानी कि ड्राइंग्स को, और ड्राइंग्स में हम इसको ऐड कर देंगे। ब्याज जिसके ऊपर है भाई उसमें तो ऐड ही होगा,
ड्राइंग्स के ऊपर ही तो हमारा ये इंटरेस्ट लग रहा है, तो हम इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे अपने ड्राइंग्स में, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करके हम लेस कर देंगे अपने कैपिटल में से। मेन बात हम यहाँ पे कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं अपने कैपिटल में से, ठीक है। तो हम एक काम तो क्या कर रहे हैं, चिट्ठे में हमने क्या किया, पूंजी में से घटा दिया, चिट्ठे में पूंजी में से घटाकर दिखाएंगे, ठीक है, पूंजी में से घटाकर दिखाएंगे, ठीक है। और दूसरा काम हम क्या करेंगे, पीएनएल में हम इसको जब ट्रांसफर करेंगे, अब पीएनएल में ये ट्रांसफर हो रहा है, व्यापार की दृष्टि से हम देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, व्यापार का लाभ हो रहा है। लाभ यानी कि किस तरफ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाना चाहिए। एंट्री के अकॉर्डिंग देखोगे तब भी ये आपको क्रेडिट में दिखेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, टू पीएनएल अकाउंट, यानी कि ये कहाँ आ रहा है, बाई में आ रहा है। बाई किस साइड आता है, हमारे क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो पीएनएल अकाउंट में यानी कि लाभ हानि खाते में कहां जाएगा, ये क्रेडिट साइड में। क्रेडिट यानी कि धनी पक्ष में, ठीक है। से करके आएगा हिंदी में, इंग्लिश में लिखेंगे तो बाई करके आएगा, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, या हिंदी में लिखते हैं तो आर पर ब्याज खाते से, ठीक है। मुझे लगता है ये भी क्लियर होगा। आज इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में आगे के समायोजन पढ़ेंगे। थैंक यू।